वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 17 है। तो इस लेक्चर 17 में हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो आज हमारा है पार्ट 3। तो पिछली बार हमने जो है प्राइमरी डेटा के रिलेटेड जो मेथड्स थे उसको कंप्लीट किया है। तो आज हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली जेकेएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन इस चैनल से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी जो है आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहती तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद इसाक पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप साथ ही साथ फेसबुक पेज के अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी जगह जाके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है सेकेंडरी डेटा के रिलेटेड। पहले हम सीखेंगे सेकेंडरी डेटा होता क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, तो फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि सेकेंडरी डेटा जो है वो उस टाइप का डेटा होता है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, यानी कि आपके पास रेडीली अवेलेबल हो, चाहे लाइब्रेरीज़ में हो, चाहे थ्रू न्यूज़पेपर्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, यानी कि वो डेटा जो किसी ने वो डेटा जिस पे किसी ने जो है ऑलरेडी काम किया हो, उसने एनालाइज किया हो उस पर, ठीक है। तो उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जो आपके पास रेडीमेड अवेलेबल होगा फिर, ठीक है, जिस पे आप खुद काम ना करें। सो व्हेन द रिसर्चर यूटिलाइजेस सेकेंडरी डेटा देन ही हैज़ टू लुक इनटू द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कैन ऑब्टेन देम। तो जब एक रिसर्चर जिसको ये डेटा चाहिए रिसर्च करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको बहुत सारे सोर्सेज पे जाना पड़ता है। मतलब ऐसे सोर्सेज पे जाना पड़ता है जहाँ से डेटा उसको मिल सकता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाल सके। तो उसके पास जो है दो ऑप्शंस रहते हैं, फिर या तो प्राइमरी डेटा रहता है और सेकेंडरी डेटा रहता है, ठीक है। तो जब वो सेकेंडरी डेटा पे जाता है तो सेकेंडरी डेटा पे हमारे पास दो टाइप्स के डेटा होते हैं। एक होता है पब्लिश्ड डेटा और दूसरा होता है जो है अनपब्लिश्ड डेटा। तो पब्लिश्ड डेटा तो इजीली मिल जाता है, लेकिन अनपब्लिश्ड डेटा जो है ये इजीली नहीं मिलता है। तो यूजुअली जो ये अनपब्लिश्ड डेटा है ये पर्सनल यूज़ के लिए कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन भी जो है वो कर सकता है, तो वो इसको प्रिंट नहीं करता है। तो प्रिंट ना होने की जो वजह से जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। So thus the collection of secondary data is not involved in the collection of data in the original form। तो मतलब ओरिजिनल फॉर्म की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है। ओरिजिनल फॉर्म तो वो उसके लिए होगा जिसको इसने जो है इस डेटा को एनालाइज किया होगा, उसको कंपाइल किया होगा। तो आप जो है आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए ये ओरिजिनल नहीं है, आपके लिए बस ये है रीयूज्ड मटेरियल, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से पब्लिश्ड डेटा और अनपब्लिश्ड डेटा क्या होता है। So publications of the central state or local government like census। तो हम पहले पब्लिश्ड डेटा का ये सोर्सेज है पब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा के एक्चुअली में। तो यहाँ से क्योंकि सेकेंडरी डेटा के हमारे पास दो टाइप से, एक होता है पब्लिश्ड और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड। तो अगर आप पब्लिश्ड में देखोगे तो यहाँ से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डेटा आएगा, मतलब जो भी उनके जो केस स्टडी होंगे, लाइक सेंसस जैसा आता है जिसमें हम ग्रोथ रेट वगैरह जो चीज़ें हैं वो आगे हम देखेंगे इसी लेक्चर में कि सेंसस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। शायद एग्ज़ाम में इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम सेंसस को भी थोड़ा सा एलैबोरेट करके उसको सीखेंगे, ठीक है। तो सेंसस एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको हम पब्लिश्ड डेटा में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिश होता है, हर एक इंसान इस सेंसस को पढ़ सकता है। सो पब्लिकेशंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और द इंटरनेशनल बॉडीज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो पब्लिकेशंस, अब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ऐसी पब्लिकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं हम, या फॉरेन गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक यहाँ से मैंने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हर एक कंट्री के पास होगा, तो उनको इकट्ठे करके हम कंपाइल करके एक स्टडी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो भी जो है सेकेंडरी डेटा में आता है। तो तीसरा हमारे पास है टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, तो ये भी जो है सेकेंडरी डेटा में आता है। टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, ये जर्नल्स होते हैं जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशंस होते हैं, टेक्निकल सर्वेज होते हैं और ट्रेड के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडी में। तो चौथा जो हमारे पास है वो है बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो ये तो आपको पता ही है कि बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लेते हो, एज ए डेफिनेशन आप यूज़ करते हो। मैगजीन्स में आप कोई भी न्यूज़ लेते हो, न्यूज़पेपर्स में जो है कोई भी आर्टिकल या न्यूज़ ले सकते हो। तो रेफरेंस के लिए आप ये चीज़ें जो है ईजिली एज ए सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज़, इकोनॉमिस्ट्स एट्सट्रा इन द डिफरेंट फील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है लिखी है मैंने पब्लिकेशंस, ये अक्सर जो है यूज़ होता है आज की स्टडी में, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी स्टडी करके क्योंकि उनकी स्टडी जो है वो क्रीम स्टडी होती है, और वो जब लास्ट में जो है अपनी रिसर्च थीसिस प्रोड्यूस करते हैं या रिसर्च पेपर्स देते हैं, तो वह वैल्यूएबल होते हैं। तो हर एक जो इंसान किसी फील्ड के लिए काम कर रहा है, तो अगर उसको कुछ रिसर्च पेपर्स की दरकार है तो उनको वो इजीली यूज़ कर सकता है। तो इसके बाद है पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये भी जो है आपके पास सेकेंडरी डेटा है। तो कुल मिला के अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कोई भी वहाँ से डेटा आपको दिया गया हो, तो आपको वहाँ से ये पूछा जाएगा क्या ये सेकेंडरी या प्राइमरी डेटा है, तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या ये मेरे पास रेडीली अवेलेबल है या नहीं, क्या मुझे इस पे काम करना है ताकि मैं इस डेटा को प्रोड्यूस कर सकूं या नहीं। अगर आपको इस पे काम करना पड़े तब जाके आप इसको प्राइमरी डेटा में इंक्लूड करो, अगर उस पे आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े तब जाके आप इसको जो है सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड करो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सो इसके बाद है अनपब्लिश डेटा, सो कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट। ये वो डेटा होता है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फ़ायदे के लिए अपनी कुछ केस स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, या गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बाय सम पर्सन और कमिटी एट देयर ओन लेवल, तो अपनी लेवल पे कोई इंसान किसी चीज़ पे जो है रिसर्च करता है ताकि उसका कोई जो है पर्सनल बेनिफिट होता है उस पर, तो वो इसलिए उन चीज़ों को जो है स्टडी करता है और फिर वो पब्लिश नहीं करता है। सो रिकॉर्डेड और ऑब्टेन्ड फॉर पर्सनल यूज़, फॉर द ऑफिस यूज़ और फॉर द ऑफिस यूज़ ऑफ द रिलेटेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी वही चीज़ है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है, ऑब्टेन करता है ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए जो है उसको अपनी रिसर्च में जो है यूज़ करके इस डेटा को ले सकता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द अनपब्लिश्ड डेटा, ओके। सो लास्ट में है एज दे आर नॉट पब्लिश्ड, दे आर नॉट ओपन टू अस एंड सो डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है क्योंकि ये पब्लिश नहीं होता है, तो पब्लिश ना होने के कारण जो है इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो एट अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसी इंसान के पास अगर अनपब्लिश्ड डेटा होता है तो आपको उसको पर्सनली मीट करना पड़ेगा, फिर तब जाके वो हासिल हो सकता है। लेकिन वो जो है पर्सनली आप कांटेक्ट कितने से पता, आपको पता भी नहीं है कि इस इंसान ने इस डेटा पे जो है काम किया होगा। तो सो दैट इज़ द थिंग कि इस अनपब्लिश्ड डेटा को हासिल करना ना के बराबर ही होता है। तो हमारे पास जो मेन सोर्सेज ऑफ डेटा सेकेंडरी डेटा के हैं वो है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और हमारे पास दूसरा है वो है NSSO के डेटास। तो ये दो हमारे पास हैं जिनका हमें इस लेक्चर में पढ़ना है।
तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि सेंसस ऑफ इंडिया में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे, और इसके बाद जो है एनएसएसओ के बारे में भी देखेंगे। तो पहला है सेंसस ऑफ इंडिया। So the Indian census is the largest single source of a variety of statistical information on the different characteristics of the people of India। तो ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनकी एज के बारे में, इनकी सेक्स के बारे में, इसी तरीके से इन सेक्स रेशियो के बारे में, ठीक है, कंजप्शन के बारे में, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में जो है हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और अगले आने वाली 10 साल में इसी डेटा को एज अ बेस लेके हम जो है आगे काम करते हैं। सो विद अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 130 years, this reliable time-based exercise has been bringing out a veritable wealth of statistics every 10 years, beginning from 1872 when the first census was conducted। तो 130 साल से हम जो है इस सेंसस को कर रहे हैं। तो ये जो सेंसस है हर 10 साल हमारे पास हो रहा है, और स्टार्ट जो है 1872 में ये सेंसस जो है पहली बार किया गया था। सो द सेंसस 2011 इज़ द 15th नेशनल सेंसस। 15th नेशनल सेंसस जो 2011 का सेंसस था, अब जो है 2021 में अगला सेंसस होगा जो कि नेक्स्ट ईयर है। सो इट वाज कंडक्टेड बाय द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ही सेंसस ऑफ इंडिया को जो है करती है। तो इसका जो कमिश्नर है वो 2011 सेंसस के लिए वो था मिस्टर सी चंद्रमौली, एंड द रजिस्टर जनरल ऑफ द इंडियन 2011 सेंसस। तो ये भी आपको याद रखना है, शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाए। 2011 इंडियन नेशनल सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन द 2 phases। 2 phases में इसको जो है कंडक्ट किया गया था। एक था हाउस लिस्टिंग और दूसरा था पॉपुलेशन, ठीक है। द नेशनल सेंसस सर्वे कवर ऑल 28 स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, अप टू 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी, ये 2 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड हुई है। 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 497 सिटीज़, 5767 तहसील्स एंड ओवर 6 लाख विलेजेस पे ये सेंसस 2011 में किया गया था, जो कि 2 फेजेस में किया गया था। द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 कवर्ड अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स ड्यूरिंग द सर्वे। तो वो क्या पैरामीटर्स थे? वो थे ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्स्ट्रा। तो बहुत सारे चीज़ों पे जो है स्टडी किया गया था 2011 सेंसस में। सो अगला हमारे पास है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, यानी कि NSSO। ये भी जो है एक मेजर सोर्स बनता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा के रिलेटेड। तो ये जो NSSO ये अक्सर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिक जो सर्विस होती है वो कंडक्ट करती है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ सीखते हैं। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO, formerly known as the National Sample Survey Organization, was the largest organization in India conducting periodic socio-economic surveys on various subjects like employment, consumer expenditure and health। तो ये सारी चीज़ें जो है ये NSSO के अंदर आती है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो है सर्वेज की जाती है। सो द NSSO वाज सेट अप इन 1950 टू कंडक्ट द लार्ज स्केल सैम्पल सर्वेज थ्रू आउट द इंडिया। 1950 से इसको जो है स्टार्ट किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है सेटअप किया गया था ताकि जो इकोनॉमिक सर्वेज है उनको कंडक्ट किया जाए। इट गिव्स एवरी ईयर रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ये हर साल जो है अपनी एक रिपोर्ट देती है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इट कंडक्ट्स एनुअल सर्वेज ऑन इंडस्ट्रीज़। तो एनुअल सर्वे जो है
ये कंडक्ट करती है हर साल जो है इंडस्ट्रीज़ पे एक सर्वे कंडक्ट करती है, ठीक है। ये NSSO, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यूज इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अंटिल मे 2019। तो ये जो NSSO था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये काम कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये काम कर रही थी। 2019 मई के अंत तक ये इस मिनिस्ट्री के अंडर काम करे, लेकिन ऑन 23 मई 2019 इस NSS को मर्ज किया गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के साथ इसको मर्ज किया गया था, ठीक है। तो वहाँ से जो आउटपुट है वो निकला था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि NSO। तो ये आपका GK पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो इकोनॉमी भी है और स्टैटिस्टिक्स की भी जो आपके सिलेबस में है, तो हो सकता है आपकी GK में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। द गवर्नमेंट stated that NSO will be headed by the Ministry of Statistics and Program Implementation, यानी कि MOSPI। तो इस एब्रिविएशन को भी आप ध्यान से देख सकते हैं, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। पता नहीं वो वहाँ से एग्ज़ाम में फिर क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो एग्ज़ाम में पूछने के लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम के पेपर में आती है फिर, ठीक है। तो बेहतर है कि जो सिंपल चीज़ें हैं उनको भी आप साथ साथ याद करके रखिए, ठीक है। तो जो नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑफिस था उसको मर्ज किया गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये सेपरेट होता था NSSO और जो CSO, ये सब उसको मर्ज किया गया था, तो बना दिया गया हमारे पास ये NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो 23 मई 2019 को इसको मर्ज किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद आएगा लेक्चर 18, तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि आज जो है कश्मीर में हार्वेस्ट सीज़न होता है, तो थोड़ा बिज़ी रहते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि JKSP की तरफ से जो डेट्स आए हैं तो उनके रिगार्डेड नहीं पूछ सकते कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो हम चलते ही ऐसे ही। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम होता है फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर करूँ, क्योंकि JKSB की तरफ से जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है उसने सभी को शॉक किया है। एक्सपेक्ट नहीं था कि जो है अक्टूबर के मंथ में जो है एग्ज़ाम होगा। तो अब बेहतर अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। तो हर एक के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो बस आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।